और आइए अब आपको दिखाते हैं रैली के पीछे क्या है। जी हां, आदित्य ठाकरे की उस मच अवेटेड रैली की कवरेज आपको दिखाएंगे हमारी इस रिपोर्ट में। मुंबई में इस वक्त जो रैलियों की धूम है उसमें सबसे ज्यादा धूम है उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की रैली की। और उसी एक रैली में हम पहुंचे हैं जो अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली। आप देख रहे हैं झंडे वहां पर तैयार हैं, ट्रैफिक यहां पर कंट्रोल किया जा रहा है, पुलिस यहां तैनात है और ये रथ तैयार है जिस रथ को चला रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? नईम खान। नईम खान साहब रथ चला रहे हैं। नईम खान साहब कहाँ ले जाओगे रथ को? रैली में जहाँ तक साहब का एरिया है वहाँ तक रैली। बस इसी एरिया में आसपास यहाँ घूमेगा और नईम खान सारथी हैं। आदित्य ठाकरे इस रथ पर होंगे, हम रथ पर देखेंगे, उनके साथ बात भी करेंगे और रैली के पीछे क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए। वेट कर रहे हैं आप भी? हाँ, वेट करें। आदित्य ठाकरे की तो पहले ही रैली हो रही है। पहले ही हो रही है। हाँ, पहला ही चुनाव है। जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। कोई डाउट ही नहीं है, कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो इतनी जो पब्लिक आई हुई है ये सिर्फ आदित्य ठाकरे को देखने आई है या ये आदित्य ठाकरे को और उनका प्रचार भी करने के लिए पब्लिक भी प्रचार करेगी? हाँ। तो इंतजार हो रहा है यहाँ पे, जैसा पब्लिक ने बताया कि भाई ये एरिया तो शिवसेना का ही है, गढ़ है। ठाकरे आणि मग ठाकरे आणि मग ये रथ के पीछे देखिए दूसरी गाड़ी चल रही है, बड़े बड़े पोस्टर आदित्य ठाकरे के हैं। तो भाई साहब आप गाड़ी पीछे पीछे चलेगी रथ के? जी जी। आप कहाँ जाओगे? जहाँ जहाँ रैली जाएगी आदित्य साहब जाएंगे वहाँ जाएंगे। अच्छा, आपको पता नहीं है रूट क्या है? आपका नाम क्या पड़ता है? प्रत्यूष कुमार सिंह। प्रत्यूष कुमार सिंह। प्रत्यूष कुमार सिंह। तो प्रत्यूष कुमार सिंह, तो आप कहाँ मुंबई के रहने वाले हैं या पुराने का? बिहार के रहने वाले हैं। तो बिहार के रहने वाले लोग, हमने तो सुना था शिवसेना को समर्थन नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। करते हैं? आदित्य साहब और बाकी उद्धव साहब ठाकरे सभी लोगों को समर्थन, सभी लोग अच्छे हैं। बिहार में कहाँ से आप? गोपालगंज। गोपालगंज बिहार से। कितनी देर तक ड्यूटी रहती है आजकल इलेक्शन के टाइम? 12 घंटे। 12 घंटे। तो अब तो 21 तारीख को इलेक्शन है, थोड़े दिन रह गए हैं। हाँ, तो 19 तारीख को खत्म हो जाएगा प्रचार। फिर आप क्या करोगे? अच्छा, उसके बाद कार्यकर्ता क्या करता है? कार्यकर्ता अपने काम में लग जाता है। आपका क्या काम है? मेरा तो चाय पत्ती का बिजनेस है। चाय पत्ती, टी पाउडर। टी पाउडर का? अच्छा अच्छा अच्छा। टी पाउडर प्लस ट्रांसपोर्ट का। कितना ये इस तरह की गाड़ी का कितना किराया मिल जाता है पार्टी से? 2000। 2000 रोज का? इंतजार हो रहा है आदित्य ठाकरे का। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर महिला कार्यकर्ता शिवसेना की मौजूद हैं। आदित्य ठाकरे की जीत के लिए सारी तैयारी, इस रैली की सफलता की सारी तैयारी। महिला कार्यकर्ताओं का जोश आदित्य ठाकरे के लिए। आपको कितना टाइम हो गया शिवसेना में? 40 बरस हो गए। जब तक महिला आघाड़ी स्थापना है तभी से मैं शिवसेना में काम कर रही हूँ। आदित्य ठाकरे पहुंच चुके हैं। यहाँ आदित्य ठाकरे पहुंचे हैं जहां आरती के लिए तैयार हैं महिला कार्यकर्ता। और कार्यकर्ता यहाँ उनकी आरती उतारते हुए, फूल मालाएं पहनाते हुए। आदित्य ठाकरे, नारेबाजी, पूरा जोश का माहौल इस इलाके में। शिवसेना के बड़े बड़े नेता पूरा गाइड करते हुए। रैली में आतिशबाजी और मालार्पण। एक कार्यकर्ता परिवार आरती कर रहा है।
आदित्य ठाकरे की। प्रणाम केला राजाला प्रणाम केला राजाला केला राजाला तानाजी वीर चालला पटाखे फोड़े जा रहे हैं आदित्य ठाकरे के लिए। काफी अनकंफर्टेबल से कंफर्टेबल होते जा रहे हैं आदित्य ठाकरे इस रोड शो में। लगातार न्यूज़ 18 इस रोड शो में आदित्य ठाकरे के साथ चल रहा है। लोगों की प्यार आशीर्वाद मिल रहे हैं, तो इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ और यही जीत के आगे लेके जाना है। आप कंफर्टेबल हो गए अब इस रूटीन से? बिल्कुल, सिर्फ यही एक अलग चीज़ है जो पहले ऐसे ही घूमते थे हम, दूसरों के लिए कैनवस करते, पहली बार खुद के लिए कैनवस कर रहे हैं। जब तक आदित्य ठाकरे नीचे रोड शो कर रहे हैं, उनके रथ पर उनका मुकुट पहनकर, उनका एक मुखौटा सा पहनकर, उनका ये पुतला सा बनाकर एक कार्यकर्ता ऊपर चढ़े हुए देख रहे हैं आप आदित्य ठाकरे। और फिलहाल रथ पर इन्हीं आदित्य ठाकरे की धूम चल रही है। क्या शिवसेना बदल रही है? प्यार देख रहे हो, प्यार बढ़ के जा रहा है। मुझे लगता है यही बदल है कि और पहले सिर्फ मराठियों की पार्टी थी, अब सबकी है। हर बार सबकी रही है जी। हम रीजनल पार्टी है लेकिन नेशनल वॉइस रहा है, और जो हमारा पहले से जो सारे मुद्दे थे अभी देश भर में आ रहे हैं। पहले बाला साहब परिवारवाद के खिलाफ होते थे, कांग्रेस के परिवारवाद के खिलाफ उन्होंने बोला था। अब जब आप पे इल्जाम लगते हैं डायनेस्टी पॉलिटिक्स थोड़ा बिल्कुल नहीं, जिसको लादा जाता है दूसरों पे, जो फोर्सफुली लाया जाता है उसके खिलाफ है। अगर पैशनेटली कोई आए तो उनका सभी का स्वागत करते हैं। थोड़ा एक मिनट। अभी हमने आपके रथ के ड्राइवर से बात की, उसने बोला मेरा नाम नईम खान है। पहले तो ये माना जाता था कि शिवसेना मुस्लिम्स को सपोर्ट नहीं करती है, या मुस्लिम सपोर्ट नहीं करते हैं शिवसेना को। ये मीडिया का परसेप्शन था। अब चेंज हुआ है या पहले चेंज हो गया था? अभी सोशल मीडिया की वजह से सब चेंज हो रहा है। और नॉर्थ इंडियंस आर एक्सेप्टेबल? Of course, I mean the whole country is acceptable and you've always seen. कोई बिहार उत्तर प्रदेश मूल का हो, वो आपको आप उससे कैसे वोट मांगेंगे? उनको खड़ा रहने तो उनका भी स्वागत है, लेकिन देखिए जो भूमिपुत्रों की बात थी वो अभी सिर्फ हम नहीं, मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, राजस्थान सरकार कर रही है। नौकरियों में यहाँ जो भी बसे हुए, सालों से बसे हुए, उनके लिए तो हम हर जगह भी ट्रम्प साहब भी वही बात कर रहे हैं। ये सब लोग आपको सीएम बनाना चाह रहे हैं? कॉमन मैन तो बिल्कुल बनाना चाह रहे हैं। तो चलेगी तो कॉमन मैन की? बिल्कुल, कॉमन मैन यानी सीएम, वही मैं बोल रहा हूँ। जो आपने जो सीएम बनाना चाहा पूछा, वो कॉमन मैन, सीएम यानी कॉमन मैन। सारे बाजू नवारे आला रे आला राजा तुझे रे साथ आमच्या सुरात म्हण जिंदाबाद आता बाकीचे सारे बाजू नवारे आला रे आला राजा। सियासत के मैदान से निकलकर बात कुदरत के कोहराम की। जापान दुनिया का ऐसा देश है जो हर रोज कुदरत के गुस्से से दो चार होता है। हर साल लगभग 1500 भूकंप का सामना करता है। यहाँ कभी तेज भूकंप आते हैं तो कभी सुनामी की लहरें तबाही मचाती हैं। जापान पर एक बार फिर लहरों का कहर टूटा है, लेकिन इस बार लहरें सुनामी की नहीं बल्कि चक्रवाती तूफान से आई है। इस तूफान ने सिर्फ 24 घंटे में जापान की सूरत बिगाड़ दी है। साठ साल के सबसे खतरनाक तूफान से तबाह हुआ जापान। कुदरत की दोहरी मार से करा उठा टोक्यो। एक तरफ तेज हवाओं ने किया तहस नहस, दूसरी ओर आसमान से बरसी आफत। जापान की सड़कों पर सैलाब ही सैलाब, पानी में डूबी जापान की मशहूर बुलेट ट्रेन। आए दिन कुदरत के गुस्से का शिकार होने वाले जापान पर अब चक्रवाती तूफान का हमला हुआ है।
जापान में हर तरफ तबाही के ऐसे ही निशान दिख रहे हैं। हगीबीस नाम के तूफान ने जापान के कई शहरों में भयानक तबाही मचाई है। हगीबीस को जापान के इतिहास में 60 साल का सबसे ताकतवर तूफान माना गया है, जिसकी वजह से तेज हवाएं चली और कहर बरपा देने वाली बारिश हुई। कुदरत के इस दोहरे हमले का असर ये हुआ कि खड़े मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए। भारी बारिश की वजह से कई शहर पानी में डूब गए, सड़कों पर सैलाब आ गया, लहरें बड़े बड़े और मजबूत पुल को बहा कर ले गई। तूफान की वजह से सैकड़ों मकान उजड़ गए और दर्जनों मकान पानी में तिनके की तरह बह गए। हगीबीस तूफान ने शनिवार शाम 7 बजे दस्तक दी। तूफान 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तट से टकराया। इस तूफान से हुई तबाही में 47 लोगों की मौत हुई। तूफान से निपटने के लिए जापान सरकार ने काफी तैयारी की थी। इसके बाद भी तबाही को टाला नहीं जा सका। हालांकि तैयारियों की वजह से जान माल का नुकसान काफी कम था। हगीबीस तूफान प्रशांत महासागर से उठा और तेजी से जापान की ओर बढ़ा। मौसम विभाग ने तूफान की ताकत का पहले ही अंदाजा लगा लिया था, इसलिए इससे निपटने की तैयारी पूरी की गई थी। राहत कार्यों के लिए 27,000 लोगों को लगाया गया, जबकि 42 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। राहत कार्यों के लिए खास तौर पर हेलीकॉप्टर तैनात किए गए थे। 必要に応じて体制を機動的に強化してまいります。また停電、断水、交通機関の運休など国民生活への大きな影響が続いていますが、一刻も早い回復に向けて関係機関、事業者による復旧活動に政府も全力で協力してまいります。तूफान से निपटने के लिए बड़े स्तर पर की गई तैयारियों के बावजूद इससे होने वाली तबाही को रोका नहीं जा सका। हालांकि सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं की मुस्तैदी की वजह से इतने बड़े तूफान से होने वाले नुकसान को थोड़ा कम जरूर कर दिया गया। तूफान की वजह से जापान के अलग अलग इलाकों में 47 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3,76,000 घरों की बिजली कट गई। 一時は13都県で大雨特別警報が発表され、ダムの緊急放水や यही नहीं, भारी बारिश और तूफान की वजह से 15,000 घरों में पानी की सप्लाई भी कट गई। बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। हजारों मकान पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं और बहुत से लोग अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं, जिन्हें राहत और बचाव कर्मी सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। दावा ये किया जा रहा है कि इस तूफान के आने से पहले ही जापान की सरकार ने लाखों लोगों को सही और सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया था, लेकिन हगीबीस तूफान जापान के तट से जब टकराया उस वक्त उसकी रफ्तार 144 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस तूफान के रास्ते में जो कुछ आया वो तिनके की तरह उड़ता चला गया। एक तरफ तूफान तबाही मचा रहा था तो दूसरी ओर आसमान से आफत बरस रही थी, और इसके थमने के बाद जो तस्वीर सामने आई उसमें हर ओर तबाही, दर्द ही नजर आया। और इसके साथ ही कई तो ऐसे भी हालात देखने को मिले जहां रेस्क्यू किया जा रहा था लोगों को, उस रेस्क्यू में लापरवाही हुई और लोगों की मौत भी हो गई। ये तस्वीरें फुकुशिमा प्रांत के इवाकी शहर की हैं। टाइफोन हगीबीस से उठी लहरों ने यहाँ इस कदर तबाही मचाई कि जापान को 1958 के बाद सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। बचाव दल के लिए यहाँ बेतरतीब चुनौतियां हैं। बावजूद इसके जापान के सुरक्षा कर्मी लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं। कहीं नाव के सहारे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है तो कहीं एयरलिफ्ट करके लोगों की जान बचाई जा रही है। लेकिन इसी रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच 70 साल की एक महिला को उस वक्त अपनी जान गंवानी पड़ गई जब उसे एयरलिफ्ट किया जा रहा था। हवा में 40 मीटर ऊपर जाने के बाद महिला की लाइफ जैकेट खुल गई और नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई। 心からお詫びを申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。 टाइफून ने इवाकी शहर की तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया है। अबू कामा नदी में आए सैलाब ने यहाँ लोगों के घरों को अपने आगोश में ले लिया है। वहीं जगह जगह लैंडस्लाइड होने की वजह से सैकड़ों परिवार बेघर हो चुके हैं। इन सभी परिवारों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने के लिए टीम
पूरी शिद्दत के साथ जुटी हुई है। उधर जापान के सबसे बड़े द्वीप होन्शु पर भी टाइफून का कहर टूटा। तूफान बेशक गुजर चुका है, लेकिन तूफान के बाद की तबाही रोंगटे खड़े कर देने वाली है। कई फीट पानी के बीच जापान की सेना लोगों को निकालने में जुटी हुई है। सैलाब में फंसे लोगों की तलाशी के लिए सेना के जवान नावों के जरिए चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं। टाइफून किस कदर भीषण था, इस बात का अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि जापान सरकार ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जानकारी के मुताबिक इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना की टुकड़ी के 31,000 जवानों समेत कुल 1 लाख लोग लगे हुए हैं। ये लोग तबाही और बर्बादी का शिकार हुए लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने के साथ ही मेडिकल हेल्प भी देने का काम कर रहे हैं। बुजुर्ग और बच्चों को सबसे पहले राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं कावासाकी में भी लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी भी सैकड़ों परिवार बीच मझधार में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है। इस कुदरती आपदा के बीच जिन लोगों को रेस्क्यू टीम ने बचा लिया, वो तबाही की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी बयां कर रहे हैं। I was on the second floor and all of the glass on the first floor shattered by the water pressure and the sound was very loud. The situation changed all of a sudden. When I looked outside, the water was running like a river in front of my house. When I saw that, I thought this is bad and we went upstairs. फिलहाल जापान की सेना ने हजारों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है, जबकि करीब 60 लाख लोगों को टाइफून आने से पहले सुरक्षित ठिकानों पर चले जाने की चेतावनी जारी की गई थी। यही वजह है कि हगीबीस के कहर से हजारों लोगों को बचा लिया गया। हालांकि तूफान ने जापान के शहरों में कितनी भयानक तबाही मचाई है, इसका आकलन करने में लंबा वक्त लगने वाला है। जापान पर जिस तूफान ने हमला किया है उसे हगीबीस नाम दिया गया है। हगीबीस का मतलब होता है रफ्तार। 24 घंटे में ये तूफान हजारों लोगों का आशियाना उड़ा ले गया है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी परेशानी उन शहरों की है जो नदियों के आसपास बसे हुए हैं, क्योंकि भारी बारिश के बाद जापान के सभी बांधों का पानी खोल दिया गया है और अब नौबत ये आ गई है कि जहां जहां वो नदियां और उनके आसपास बसे शहर है, वहां के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना बड़ी चुनौती है। लेकिन इस बीच तूफान तो रुक गया है, हजारों लोग अब भी मदद के इंतजार में हैं कि कब उन तक मदद पहुंचेगी। साठ साल बाद जापान में लौटी चक्रवाती तबाही। आसमान से बरसती आफत में डूबे शहर। कई जगहों पर 16 फीट तक भरा पानी। तेज हवाओं में उड़ गए बड़े बड़े मकान। जापान पर हगीबीस तूफान का ऐसा कहर टूटा कि देखते देखते कई शहर तबाह हो गए। तेज हवाओं में दर्जनों घर तिनके की तरह उड़ गए। जबकि लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर 16 फीट तक पानी भर गया। हगीबीस का मतलब होता है रफ्तार। इस तूफान की ताकत और तबाही को देखकर ही इसका नाम हगीबीस रखा गया था। तूफान की वजह से हुई तबाही का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 24 घंटे में जापान के कई इलाकों में 94 मिलीमीटर तक बारिश हुई, जिसकी वजह से राजधानी टोक्यो में 16 फीट तक पानी भर गया। पानी भरने की वजह से कई जगहों पर ट्रेन सेवा रोक दी गई। यही नहीं, जापान की मशहूर बुलेट ट्रेन पर भी बारिश की वजह से ब्रेक लग गया। जापान की शान कही जाने वाली ये 7 बुलेट ट्रेन जिस तरह पानी में डूबी हैं, उससे हगीबीस की तबाही को आसानी से समझा जा सकता है। बुलेट ट्रेन को जापान की लाइफलाइन भी कहा जाता है। इसके रुकने की वजह से जापान के कई शहरों में यातायात पर भी बुरा असर पड़ा।
जापान में जबरदस्त बारिश की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। भारी बारिश की वजह से सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं और इसमें बह रहा पानी अपने आगे आने वाली हर चीज बहा कर ले गया। सैकड़ों मकान तो पानी में ही समा गए। 動じないでと言いますか、日頃の訓練もありましたけれど、1階の受付のカウンターまで भारी बारिश की वजह से जापान के सभी बांध पानी से पूरी तरह भर गए, जिसके बाद बांध से पानी छोड़ना पड़ा। इस पानी की वजह से तबाही की तस्वीरें और भयानक हो गईं। बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में उन शहरों के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है जहां ये नदियां बहती हैं। हगीबीज तूफान, ऐसा तूफान जिसने भयानक कोहराम मचाया है जापान में, और इस तरह का तूफान जापान में 6 दशक पहले आया था। तब ऐसे तूफान में 1200 लोगों की जान चली गई थी। हगीबीज तूफान जब जापान के तट से करीब पहुंचा तो आसमान तक का रंग बदल गया। जापान के लोगों ने सुनामी के बाद पहली बार ऐसी तबाही देखी है। तूफान जैसे जैसे तट की ओर बढ़ता गया, उसका रौद्र रूप दिखता गया। जापान में तूफान आने से पहले कुदरत ने महाप्रलय का पूरा रंग दिखाया। इन तस्वीरों को देखिए। गुलाबी और बैंगनी नजर आ रहा आसमान तूफान के जापान तट पर टकराने से कुछ घंटे पहले का है। उस वक्त जापान में आसमान पूरी तरह से बैंगनी हो गया, मानो कुदरत इंसान के लिए तबाही का अलार्म बजा रही हो। आसमान के इस रंग में आने के कुछ देर बाद ही तूफान जापान के तट से टकराया और जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ साथ तेज हवाओं की वजह से और ज्यादा कोहराम मचा। लोगों के घर उड़ने लगे, जिन्हें बचाने के लिए उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन तूफान के आगे किसी की ना चली। हगीबीज तूफान की वजह से शुरू हुई तेज बारिश से पहले सड़कें लबालब पानी से भर गईं। इसके बाद पानी ने रिहायशी इलाकों में दस्तक दी। धीरे धीरे पानी घरों में दाखिल हुआ और सुबह होने से पहले ही पानी ने पूरे शहर में कब्जा जमा लिया। इस पानी के साथ तेज हवाओं के शोर ने लोगों को और डरा दिया। पूरे 24 घंटे तबाही मचाने के बाद तूफान कमजोर पड़ा तो हर ओर तबाही के निशान छोड़ गया। जगह जगह लोग फंसे हुए थे, जिन्हें राहत और बचाव कर्मियों ने सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया।